नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का डमरू क्लासेस में। आप देख रहे हैं 1000 विज्ञान के प्रश्नों का ये भाग 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक देखेंगे। पूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह है ये। हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में देखेंगे, इसलिए आप अपने कॉपी पेन को साथ में लेके बैठें और जो आपको महत्वपूर्ण लगे उस फैक्ट को नोट करते रहें। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, कुछ निजी कारणों की वजह से बीच में वीडियो नहीं आ पाए। अब आगे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछले सवालों में पूछे गए हैं, ना कि सिर्फ रेलवे एग्ज़ामों में और बल्कि एसएससी एग्ज़ामों में भी। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने इस श्रृंखला के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब थोड़ा और देख लेते हैं, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। उन्होंने कॉर्क से उस कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। चलिए और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य किस से बना होता है? कोशिका का जो जीवित अंश है जीव द्रव्य वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी, इसमें केंद्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो हम लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहते हैं, या इसे ही लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कि जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेर के रखती है। कोशिका झिल्ली के 3 भाग होते हैं। 1, 2, 3 परतों में ये बनी रहती है। तो दोनों परत जो बाहर की तरफ होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, जैसे ये प्रोटीन, और बीच की परत होती है वो लिपिड से बनी होती है अथवा वसा से बनी होती है, फैट से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो हमने इस क्वेश्चन को अभी देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल। हमने देखा था कि अभी आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता, और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। लाइसोसोम की बात हम कर चुके हैं। आत्महत्या की थैली, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक येलोइश कलर, हल्के पीले रंग का, हल्का पीला। इस कलर को आप याद रखें क्योंकि प्लाज्मा का कलर कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो मानव रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो इनमें से कौन सी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? तो जो लगभग 10 मिलीमीटर के प्लाज्मा होते हैं, छोटे प्लाज्मा, उनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस चीज़ को आप याद रखें, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए का संबंध जिस यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है, अतिमूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए बना होता है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये प्रोटीन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो प्रोटीन की खोज जे मुलर जी ने की थी सन 1840 में। जे मुलर ने सन 1840 में प्रोटीन का नामकरण किया था। डीएनए की बात आई है तो डीएनए का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसी के साथ आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं? होता है रेडियो फॉस्फेट। रेडियो फॉस्फेट का उपयोग हम लोग चर्म रोग के उपचार में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जब हम ऊंचाई पे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम पाया जाता है जो कि एक विषैली धातु है जिसे Cr से प्रदर्शित करते हैं, क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोंशियम लवण द्वारा ब्रुसेन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ब्रुसेन ज्वाला में स्ट्रोंशियम द्वारा ब्रुसेन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिंजी लाल। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से तत्व से कौन सा कलर निकलता है, तो मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूँ। बेरियम से ग्रीन कलर, बेरियम से ग्रीन कलर, बेरेलियम से वाइट कलर और कैल्शियम से तप्त लाल कलर या ब्रिक रेड कलर पाया जाता है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। बेरियम से ग्रीन कलर, बेरेलियम से वाइट कलर और कैल्शियम से ब्रिक रेड कलर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। इसीलिए जो कृत्रिम सैटेलाइट में बैठा व्यक्ति रहता है उसे भारहीनता का महसूस होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो उसके लिए आपको चाहिए एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकिल की मिश्र धातु। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट तथा निकिल की मिश्र धातु से आधुनिक चुंबक बनते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, ये सबसे पहले घटना घटी थी। आप बाकी सारी घटनाओं के डेट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटोग्राफी में कौन से मुख्य रंग होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो नीला, लाल और हरा। देखेंगे नीला, लाल और हरा, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। इन्हें प्राइमरी कलर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उससे तेज फुलफुलन होता है, उससे क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंटर की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फोटो प्रिंटर के जीवन अवधि सबसे लंबी होती है श्वेत श्याम प्रिंट, या इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, इसकी अवधि सबसे लंबी होती है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, छेद का आकार घटता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये डिस्क है आपके पास कोई, और ये इसमें बीच में ऐसे छेद है। अब अगर हम इस ताम्र के प्लेट को गर्म करेंगे तो इसके अणु दूर दूर जाएंगे और ये डिस्क फैलेगी। ये डिस्क फैलने की वजह से ये छेद छोटा होता जाएगा। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके छेद का आकार, तो छेद का आकार कम होता जाएगा बल्कि डिस्क का आकार बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल जी ने रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज की थी सन 1896 में रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज हेनरी बैकरल जी ने की थी। और किस्मत की बात यह है कि आज के ही दिन की थी, 17 अक्टूबर सन 1896। चलिए जे थॉमसन जी ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रोंटगन ने किसकी खोज की थी? एक्सरेज की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी पाया गया है? तो जलकुंभी। जलकुंभी एक तरह का पौधा होता है जो कि तालाबों में या नदियों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मान उच्चतम ऊष्मीय मान होता है। ऊष्मीय मान क्या है? जलाने पर किसी गैस का दहन करने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। और प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान होता है 42 से 55, 42 से लेके 55 मेगा जूल पर किलोग्राम। 42 से 55 मेगा जूल पर किलोग्राम, ये होता है आपके प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनसेट 2 ई कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो कौरू से प्रमोचित किया गया था। नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है? तो प्राकृतिक गैस का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में जल तक कितना ऊपर रहेगा? तो 1 भाग, 1/10 भाग। अगर कोई हिमखंड तैर रहा है तो उसका 1 भाग 10 में से जल से ऊपर रहेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम में लिया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का हम काम में लेते हैं ईंधन के तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। क्यों नहीं पी सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चंद्रमा पर किसी वायुमंडल की उपस्थिति न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के टुकड़े एक गिलास में शुद्ध जल और शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगी? तो बर्फ जल के ऊपर तैरेगी, जल के ऊपर स्तर पर रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, इसीलिए वह बर्फ में तैरती रहेगी। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम है, इसीलिए वह बर्फ में तैरती रहेगी जल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी हुई है? तो ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से, ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से। और ओजोन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, O3। ओजोन को हम लिखते हैं O3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किसमें अभिमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर के द्वारा। और मॉडरेटर के रूप में हम उपयोग करते हैं मॉडरेटर के रूप में हम उपयोग करते हैं ग्रेफाइट की छड़ का, ग्रेफाइट की छड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो सोनी वह कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है डीजल इंजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसे हम CO2 भी कहते हैं, CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो फ्रीऑन। प्रशीतन में AC और फ्रिज वगैरह में AC और फ्रिज में हम फ्रीऑन का उपयोग करते हैं। निम्न किसी प्रशीतक में प्रशीतलन प्रणाली, किसी प्रतिशीत में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, मतलब टॉप पर होनी चाहिए। आपने देखा होगा फ्रिज में जो डीप फ्रीजर होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ये वही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम गैस के गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो हीलियम वायु से हल्की होने के कारण हीलियम को गैस के गुब्बारों में भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? तो अग्नि एक दीर्घपरास मिसाइल है, अग्नि एक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का। जब आपको मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड तक सही मापन करना होता है तो हम परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडोसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? तो शैक्षिक संयोजकता की जानकारी उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो सीसा, जिसे हम लेड कहते हैं, उसके
आइसोटोप में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी हैं, जिन्हें हम मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुण भारी पानी में नहीं होते हैं? भारी पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा सही जवाब। भारी पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है। भारी पानी क्या होता है? देख लेते हैं। भारी पानी क्या होता है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O के नाम से जानते हैं, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो पीट कोयले में पादप द्रव्य के अवशेष पाए जाते हैं। कोयले की मुख्य 4 कैटेगरी होती है, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो उसका 3/4 भाग 8 महीने में नष्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेडियो एक्टिविटी पे एक अलग से वीडियो लाऊं, जिसमें मैं आपको इसका जीवन काल निकालना भी बता दूंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहयोग प्रदान की? तो इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि MRI मशीन किसने बनाई? पॉल सी लोटरबर थे, जिन्होंने MRI का विकास किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में। भारी जल हमने अभी बात की थी। भारी जल क्या होता है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, D2O। भारी जल जिसे हम नियामक के रूप में या कह सकते हैं मंदक के रूप में, मंदक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में हमें यूरेनियम ईंधन के लिए परमाणु रिएक्टर में हम यूरेनियम को ईंधन के तौर पे उपयोग करते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं यहाँ तक। तो आप सभी पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पुराने 2 वीडियो ज़रूर देखें। इस श्रृंखला में अभी 150 प्रश्न ही पूरे हुए हैं, इसमें मैं 1000 प्रश्न ले आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वैज्ञानिक खोजों की एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसमें इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक खोज और कब की गई वो ज़रूर लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया डमरू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।